हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आज यहाँ पर आरओ एआरओ की ये चौथी टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं सामान्य अध्ययन के कुछ एक 15 प्रश्न आपके लिए लेके आता हूँ रोज। और ये 15 प्रश्न जो होते हैं व्याख्या के साथ होते हैं, और प्रयास यह रहती है कि ये जो व्याख्या हो यह आपके लिए इतना उपयोगी हो कि अगर इस तरह आसपास कोई भी प्रश्न बने उस टॉपिक से, तो आपकी व्याख्या उसको समेट ले। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 3 टेस्ट पेपर तैयार कर डाले हैं। 15-15 प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ेगी। हो सकता है टेस्ट की संख्या बढ़ जाए, दिन में 2 टेस्ट आएँ, या फिर इन्हीं में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी आगे। परीक्षा की तिथि घोषित होने के लगभग पहले ही, या फिर मान के सकते हैं उसके आसपास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? जैसा कि अगर आपने हमारे पिछले 3 टेस्ट को देखा होगा, तो हम आपको 3 से 4 सेकंड का वक्त देते हैं और इसमें आप अपने सही उत्तर का चयन कर लेते हैं तब तक। इससे क्या होता है कि यह आपको एक रियल टाइम टेस्ट जैसा आभास दिलाता है कि आप वाकई टेस्ट दे रहे होते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप में से कई लोगों ने चुन लिया होगा। हमारे पास 4 विकल्प हैं: वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। जरूरी नहीं कि किसी में इस प्रकार के ऐतिहासिक सूचनाओं की जानकारी दी गई हो। तो आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। अब मैं अपना विकल्प आपको यहाँ सही विकल्प बताने वाला हूँ। यहाँ पर विकल्प सी सही है, मत्स्य पुराण में। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी नामों की सूची 30 राजाओं की है, मत्स्य पुराण में मिलती है। ठीक है, तो यह मत्स्य पुराण में आप इस तरह देख रहते हैं, भगवान विष्णु के एक अवतार में मत्स्य अवतार को भी शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख, इसे कहीं कहीं आपको रब तक अभिलेख इस तरह लिखा मिलेगा, रवतक नहीं रब तक, रवतक अभिलेख में नहीं है। निम्नलिखित में से नगरों में से किसका उल्लेख, यानी कि निम्न में से किस नगर का उल्लेख इसमें नहीं है? आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। आप इनमें से 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुन लीजिए। पहला विकल्प है श्रावस्ती, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा चंपा। यहां पर सही विकल्प होने वाला है वह है श्रावस्ती। अब व्याख्या देखते हैं। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान के शुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए थे। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं, जो इस प्रकार हैं: साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। अतः स्पष्ट है कि श्रावस्ती का उल्लेख इनमें नहीं है। तो श्रावस्ती जो था वह नहीं है विकल्प। अगला है, यहाँ पे हमें मिलान करवाना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ यहाँ पर व्यक्ति दिए गए हैं शासक, और दूसरी तरफ उनके वंश के नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं कि कौन शासक किस वंश से संबंधित है, और ऐसी आशा करता हूं कि आप में से कई लोगों ने अपना सही विकल्प चुन लिया होगा। तो देखते हैं, यहां पर कूट के द्वारा उत्तर चुनना है, तो कूट आप चुन लीजिए। डेमेट्रियस, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेमेट्रियस किस वंश से संबंधित है? यह हिंद यूनान वंश से संबंधित है। हमारे यहाँ सी कूट सही है। ठीक है, तो डेमेट्रियस किससे समय, हिंद यूनान से। रुद्रदामन शक से, और गोंडो फर्नीज पहलव से, जबकि वीम वह है कुषाण से संबंधित है। इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सही विकल्प मिलाया गया है। डेमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडो फर्नीज पहलव और विम कुषाण। फिर से एक बार जो है मिलान करने को मिल गया है प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह के पुछल्ले प्रश्न आपको फंसा देते हैं या गलत कर देते हैं उत्तर। जब नहीं है तो ध्यान रखिएगा
एक तरफ अभिलेख है और दूसरी तरफ शासक, कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित नहीं है। तो यहां कह रहा नासिक गौतमी पुत्र से, हाथी गुफा खारवेल से, बिल्कुल दोनों सही हैं यहाँ पे। भीतरी पुलकेशियन द्वितीय, जबकि गिरनार रुद्रदामन प्रथम। तो कौन सा सही नहीं है? चार विकल्पों में से आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। अब हम सही विकल्प बता रहे हैं। विकल्प सी, भीतरी स्तंभलेख पुलकेशिन द्वितीय, यह गलत युग्म है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक थे। इनके विषय में सूचना इनकी मां गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उदयगिरी पहाड़ी की हांथी गुफा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा दीक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है और इसकी भाषा संस्कृत है। जूनागढ़ गिरनार से रुद्रदामन प्रथम का शक संवत 72 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व और कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं। जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या फिर दारा सिकोह का। सही विकल्प आप में से कई लोगों ने चुन लिया होगा। तो यहां पर सही विकल्प है जहांगीर। जहांगीर यहां सही विकल्प। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिशेण ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशांबी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशांबी से मंगाकर इलाहाबाद प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया। इस पर राजगृह का एक लेख, रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशांबी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। यह रहा अगला प्रश्न हमारा, शक विजेता किसे जाना जाता है? किसे शक विजेता कहा जाता है? चार विकल्प है हमारे पास, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। सही विकल्प आप में से चुन लिए होंगे कई लोग। हमारा सही विकल्प सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया। पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। अगला प्रश्न है हमारा, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे? कौन थे प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने रजत सिक्के चलवाए थे? चार विकल्प है हमारे पास, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। किसने चलवाए थे? हमारे पास विकल्प सी यहां सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, जिन्होंने गुप्त काल में रुप्यक या रूपक कहा जाता था इन सिक्कों को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। यह रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? कारशांपड़, दिनार, निष्क या सुवर्ण। आपके पास 3 से 4 सेकंड हैं। आप अपना कीमती कमेंट करके बता दीजिए तुरंत उत्तर कौन सा यहां होगा। हमारे पास सही विकल्प है बी, अर्थात दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। रजत सिक्कों को गुप्त काल में रुप्यक
या रूपक कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। अगला प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? 4 विकल्प हैं आपके पास, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त प्रथम। सही विकल्प यहां पे होगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि थे। उसने मालवा के मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वहीं साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावना को तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तु विशेषता का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए वारंगल प्रसिद्ध था? तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए, हाथी दांत के काम हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध था? आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है, उसके बाद बजर दबेगा और देखते हैं कौन इसमें केबीसी में आगे जा रहा है। तो आप लोग यह भी बता दिया करिए, इन 15 प्रश्नों में आप प्लीज कमेंट करके बताया करिए, चाहे आपके 2 प्रश्न ही क्यों न सही हो रहे हों, लेकिन 15 में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके प्लीज बताया करिए। तो यहां पर हम सही उत्तर तो बताते ही हैं आपको। सही विकल्प हमारा है सी, लोहे के यंत्रों का यंत्र उपकरण। अगर वारंगल की बात करें तो आप यहां पर देख पा रहे हो, यह जो हिस्सा है भारत का, यह जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा आप देख रहे हैं, तो यहां आंध्र प्रदेश में यह जो आपको कलरफुल डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, यही है वारंगल। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना अगरिया लोगों का परंपरागत व्यवसाय था। आप भारत का यह नक्शा देख रहे हैं, भारत का यह मैप है, और यहां पर पूर्वी घाट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां ऊपर से अगर आप बढ़ेंगे तो पहले आपको वेस्ट बंगाल मिल रहा है, फिर आपको यहां उड़ीसा मिलेगा, फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको यहां से उड़ीसा के बाद यहां से नीचे आंध्र प्रदेश शुरू होगा। आंध्र प्रदेश के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ तमिलनाडु मिलेगा, फिर इधर बढ़ेंगे पश्चिम में केरल मिलेगा, फिर ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको कर्नाटका मिलेगा, फिर गोवा मिलेगा, फिर महाराष्ट्र मिलेगा, फिर गुजरात मिल जाएगा। इस तरह राज्यों का क्रम है और यह रहा आपका वारंगल डिस्ट्रिक्ट की सही लोकेशन। अगला प्रश्न है, यहां कूट के द्वारा सही उत्तर चुनना है। एक तरफ यहां पर दार्शनिक है, दूसरा उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। यहां पे देख लेना है कौन सा किसने प्रतिपादित किया है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं हर प्रतिवर्ष। वल्लभाचार्य जी के द्वारा पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया गया, रामानुज जी के द्वारा विशिष्टाद्वैत का, मध्वाचार्य जी के द्वारा द्वैतवाद का, शंकर के द्वारा या शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? आपके पास 4 विकल्प हैं, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिर भोज। हमारा सही विकल्प आए उससे पहले आप अपना विकल्प चुन लीजिए। तो देखते हैं कितने लोग सही विकल्प यहां पे बता पाए हैं। तो हमारा उत्तर सही है, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, जो 730 से 756 ईस्वी तक शासन किए। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश से पता चलता है कि उसने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की। यह आप देख सकते हैं, यह कभी गुर्जरों का साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ यह पूरे के पूरे आप देख सकते हैं, यह असम तक आया हुआ है। यह देख रहे हैं पूरा बंगाल को लेते हुए असम तक, और इधर सिंध ये क्षेत्र है,
यह क्षेत्र सिंध का है जो आधुनिक पाकिस्तान है, यहां तक विस्तार पाया जाता है। आप उस समय की कल्पना करिए। और इन्हीं के समय उस समय त्रिगुटी संधि भी, त्रिगुटी युद्ध भी हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध भी जिसे कहा जाता है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार भी शामिल थे और पाल भी शामिल थे और इधर से राष्ट्रकूट शासक ध्रुव भी शामिल थे। उसके बाद अगला प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां पर किया था? 4 विकल्प हैं आपके पास। यह उस समय हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है, जो शासन उस समय कर रहे थे हर्षवर्धन, उनके साम्राज्य का विस्तार, एम्पायर ऑफ हर्षवर्धना, ये विस्तार उसका आप देख सकते हैं। चलिए अपने प्रश्न पे आते हैं। 4 विकल्प है हमारे पास। पहला है कन्नौज तथा प्रयाग में, दूसरा प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी ये गुजरात में है जो जैनों का बहुत बड़ा केंद्र भी है, वल्लभी तथा प्रयाग में। प्रयाग के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। सही विकल्प यहां आपका है विकल्प ए, कन्नौज तथा प्रयाग। अन्य धर्मों की अपेक्षा महायान शाखा बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? किससे ज्ञात होता है? 4 विकल्प है हमारे पास। एक तो भीतरी स्तंभ लेख से, दूसरा इलाहाबाद स्तंभ लेख से, तीसरा मंदसौर अभिलेख से और चौथा हमारा उदयगिरी स्तंभ लेख से। तो चलिए देखते हैं। हमारा सही विकल्प यहां होगा भीतरी स्तंभ लेख से, जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर में। बाकी तीनों विकल्प हमारे गलत हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिला है। इसमें हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त को बुरी तरह पराजित हुए। यहां पर आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा, यह रहा भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शंस, यहां पे वह दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाकी इंस्क्रिप्शंस के भी यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कौन सा क्या, आपको राज्य पता होना चाहिए किस में है, बाकी आप समझ सकते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे फिर से कूट के द्वारा उत्तर दिया गया है और कूट के द्वारा हमें चुनना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए, वही आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है और चुन लीजिए आप इसमें से कि सही उत्तर कौन सा होने वाला है। एक तरफ यात्री दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके भ्रमण का काल दिया हुआ है कि किस काल में वे भ्रमण करने आए थे। आपने, आशा करता हूं, अपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। फाहियान ने भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 से 412 ईस्वी तक रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रही। वेनसांग का भारत भ्रमण 629 ईस्वी से 645 ईस्वी रही। हित सिंह का भारत भ्रमण 671 ईस्वी से 695 ईस्वी तक था, जबकि अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में भारत का भ्रमण किया। तो इसी के साथ यह हमारी आज की टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपसे 5वीं टेस्ट सीरीज लेके, जिसमें कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपसे मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे कहने के बावजूद नहीं करने वाले हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग इसको शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं, हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमारे तक कोई अच्छी सामग्री पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, या फिर होता है कि बहुत सारी भ्रामक जानकारियां होती हैं। क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं किसी के यहाँ आलोचना नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन आपके जीवन में जब आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो एक एक प्रश्न बड़े महत्व के होते हैं। एक प्रश्न भी अगर गलत हुआ तो आप सीधे लिस्ट से बाहर हो गए। तो प्लीज़ मैं इस पे काफ़ी मेहनत करता हूँ और प्रयास यह रहता है कि यह बिल्कुल त्रुटि रहित रहे और इसकी जो कहा जाए तो प्रामाणिकता वह 99.9% तक बनी रहे, इस बात का ख्याल रखा जाता है। मानव होने के नाते कुछ गलतियां संभावित हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से यह दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। हो सकता है किसी और को ज़्यादा अच्छी लगे, किसी और को पसंद आए। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।